तभी मैं जो हूं, मेरी एविडेंस को ये मानेंगे, क्योंकि भैया शरिया लॉ में तो नॉन मुस्लिम की बात भी वैल्यू नहीं है। आपको पता होगा, शरीयत जब इकट्ठी की जाती थी, आपकी हदीसें जब इकट्ठी की जाती थी, तो सिर्फ मुसलमानों से ओपिनियन पूछे जाते थे। उस इलाके के यहूदी, जू, क्रिश्चियन और जो वो होते थे, क्या नाम है, जिनको आप नॉर्मल अरब जो मुशरिक थे, उनसे नहीं पूछते थे। जनाब, जो भी जुल्म होता है, जो अब आप अभी देखे ना, मगरब जो है वो पूरे इराक के 4 लाख बच्चों को मार दे, कोई गुनाह नहीं है। अमेरिका कोई दहशतगर्द नहीं है। वो ईरान के मतलब जो है ना, वो ये लीबिया के सारे लोगों को मतलब अभी देखें बर्बाद हो गया लीबिया, सिर्फ इसलिए कि इनको कजाफी से तकलीफ थी। कोई गुनाह नहीं है। अफ्रीका भूखों से मतलब मर चुके हैं, उनके सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को ये गुलाम बना के ले गए, उनकी औरतों को रेप करते रहे, अफ्रीका के सारे रिसोर्सेज लूटते रहे। ये हिंदुस्तान के अंदर 80-90 लाख लोग इन्होंने जो है ना कैद से मार दिए। ये ब्रिटिश इतने जालिम थे। उसमें झूठ और प्रोपोगेंडे का हमेशा मिश्रण करके कितना दिन ये आप चला लीजिएगा? 30-40 साल और ऐसी आग लगेगी कि बुझाए नहीं बुझेगी। इल्जाम तराशी के लिए लोग नहीं मिलेंगे। 1971 जी इंडिया ने करा दिया। इस्लाम में जब अल्लाह के द्वारा दिया गया इस्लाम था, तो बंगाली मुसलमान और पंजाबी मुसलमान के बीच में अल्लाह इतना भी प्रेम नहीं करा पाए कि एक हिंदू आके उसको तोड़ दे। कहां गए अल्लाह आपके? आपने कल साचार कमेटी रिपोर्ट को रद्द कर दिया। आपने कहा वो भी एक साजिश थी। हालांकि मैंने जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया है उसके मुताबिक जस्टिस साचार कमेटी रिपोर्ट को तकरीबन तमाम इंडियंस, हिंदुस्तानी जो हैं, वो एक मुस्तनद रिपोर्ट समझते हैं। वो इसलिए कि जस्टिस साचार खुद चीफ जस्टिस थे और बड़े अच्छे मतलब जो है ना अच्छा रेपुटेशन वो एंजॉय करते थे। इस्लाम का मतलब, पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह ने कहा है कि मैं इस्लाम की भी प्रोटेक्शन करूंगा। कहां थे अल्लाह मियां जब बंगालियों ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया? रॉ के वो अमरजीत सिंह दौलत हैं, जिनको एएस दौलत आमतौर पे कहा जाता है, उनका देखें कल का वो इंटरव्यू बड़ा वायरल है कि जिसमें वो जो सहाफी है उनको चबो चबो के ये कह रहा है कि जनाब आप चाइना का कैसे बताते हैं? आप सुने चंद दिन पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हो रही थी। आप अपने एक साबका रॉ के चीफ को ये कह रहे हो कि भाई तुम पाकिस्तान में गए हुए थे। और उसके बाद देखें कि जी एएस दौलत साहब जो बड़े एक पढ़े लिखे बुक राइटर भी हैं, सब कुछ है, उनको एक बड़ा अच्छा वो मतलब वेल रेड पर्सन कंसिडर किया जाता है। उन जैसा आदमी इतना जिच हो गया कि उसने सिर्फ उस बंदे को थप्पड़ नहीं मारा, बाकी वो जो उसको गाली दे सकते थे, जो डांट डपट कर सकते थे, मतलब उन्होंने माइक उठा के दूर फेंक दिया। तो डॉक्टर साहब जरूर हमें लेक्चर दें, जरूर हमारे बारे में आप बताएं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा अपने गिरबान में भी झांक लें। लेकिन गलती आपकी डॉक्ट्रिन में है। आपकी डॉक्ट्रिन में लिखा है कि मुशरिक जो है वो घटिया है, वो जो यहूदी है वो घटिया है, वो कुत्ते की तरह है, और आप अंदर झांकने को नहीं तैयार हैं। आप सारी दुनिया में जो है वो गलतियां निकालने को तैयार हैं, और आपको साथ मिला है इन कम्युनिस्टों का। ये खुद हर जगह फेल हुए। एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जो सक्सेसफुल है। और ये कि जो ये इस मुसलमान के अलावा कोई इस्लाम की डॉक्ट्रिन कोट कर दे, और ये वट दो, इसका सर तन से जुदा। कितने सर तन से जुदा कर लोगे यार? कितनी तलवारें हैं तुम्हारे पास? तुम सर तन से जुदा कर दोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच रोक दोगे? क्यों ऐसा होता है कि पाकिस्तान या जहां भी इस्लाम है वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती? Hi viewers, this is me Rebaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आपका ग्लास बहुत प्यारा था। मैं गलती से मैंने वो किया है ये ग्लास दिखाना नहीं चाहिए। ये कॉपर का है, तो डॉक्टर साहब पे जानते होंगे, तो मुझे जरा ये पसंद है। कॉपर से हम बोतल प्लास्टिक पे, यही अंतर है जी। तो फिर ये तो है जो ट्रेडिशन, डॉक्टर साहब जो इंडियन ट्रेडिशन है उसमें ये जो तांबे के बर्तन हैं जी, मेरी दादी भी तांबे के बर्तन में ही। अब आप रोज मुझे लेक्चर देते हैं कि तुमने अपनी कल्चर को छोड़ दिया है, लेकिन खुद आप प्लास्टिक की बोतलों पे चले गए। तो मैंने ये कब कहा कि मैंने पकड़ा हुआ है? आप पूरी बात ही नहीं सुनते। अच्छा कहा आपने।
सही हो गया। कल हमने प्रोग्राम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी डिबेट गई और लोगों ने बड़ा जो है उसे पसंद भी किया। और तब उस प्रोग्राम का एंड जो है वो इस बात पे हुआ था कि हमने आज डिस्कस करना है, यानी कि इसका पार्ट बी ये है, ग्रूमिंग गैंग के हवाले से उस डिबेट का जो हमने वाइंड अप किया था और उसको आज दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं ग्रूमिंग गैंग के हवाले से, और जानने की कोशिश करेंगे अपने गेस्ट से कि आखिर इनका ताल्लुक किस ग्रोथ से है, किस कम्युनिटी से है, और ग्रूमिंग गैंग बेसिकली है क्या। तो आगाज जो है हम डॉक्टर साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आपने कल कहा था कि मैं प्रूफ लेकर आऊंगा ग्रूमिंग गैंग का, जो आपने कहा कि उसका ताल्लुक 90% जो है वो पाकिस्तान से ही होता है। चले, मैंने अपनी बात को अपने से ही, लेकिन आपने पूरा एक्सप्लेन करना है, बताइएगा। देखिए, आपको ना ये पाकिस्तान, ये मैं भी आपको नीचे यूके की पार्लियामेंट की स्पीच का संग्रह है जो अभी 2025 वाला ही, उसमें लेटेस्ट ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। कायर स्टारमर की गवर्नमेंट से कहा गया कि आप कृपया जो है वो करें, क्या नाम है, इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर करें। उसने मना कर दिया। 3 टाइम ही ब्लॉक द इन्वेस्टिगेशन, चूंकि उसमें पाकिस्तानी मुस्लिम जो यूथ थे उनकी इन्वेस्टिगेशन की बात थी। इसके ऊपर वोटिंग हुई है, मेजर साहब बता। आइए चलिए हम पढ़ते हैं। एक्सपर्ट, देखिए ये आप वेबसाइट देख सकती है www.gov.uk। गवर्नमेंट, ये स्पीच है 6 जनवरी 1925 की। इंट्रोडक्शन, सीरियस क्राइम, इसको दिया था फ्रॉम होम ऑफिस। देन राइट ऑनरेबल यिवेत कूपर MP, पब्लिश 7 जनवरी। ये कोई ऐसी वैसी वेबसाइट नहीं है। और जहां तक सोर्सेज ऑफ रिसर्च होते हैं उसमें जो स्पीचेस होती हैं पार्लियामेंटेरियंस की, उसकी लॉयर्स, लॉ मेकर्स की, दे आर द सेकेंडरी सोर्स ऑफ रिसर्च। सो ये टिकटॉक, व्हाट्सएप, चूंकि मुझे पता है कि जब आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते देन यू स्टार्ट शूटिंग द मैसेंजर, ये एक नॉर्मल सी टैक्टिक्स होती है। चले आए पढ़ें, बहुत लंबा है इसलिए मैं सीधा पाकिस्तान वाली पार्ट पे आ जाता हूं। ठीक है, मैंने कंट्रोल F किया। 10 years ago, 2 reports by Alexis J and Louis Casey into Rotherham found that 1,400 children were sexually exploited. मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। Exploited by multiple perpetrators, trafficked across towns, abducted, beaten, threatened with guns, even children who had been doused in petrol, girls as young as 11 who were raped. Their reports identified that then a decade ago a failure to confront Pakistani heritage gangs and a widespread perception that they should downplay the ethnic dimensions to fear for being seen to be racist. लेबर MP है ये, और ये 6 जनवरी की। मैं आपको सुहेला ब्रेमन को, इन्होंने कहा जी वो हिंदू है, तो मेजर साहब के हिसाब से बातचीत करने के लिए होगा ये कि मैं मुसलमान बनूं तभी मैं जो हूं, मेरी एविडेंस को ये मानेंगे। चूंकि भैया शरिया लॉ में तो नॉन मुस्लिम की बात भी वैल्यू नहीं है। आपको पता होगा शरीयत जब इकट्ठी की जाती थी, आपकी हदीसें जब इकट्ठी की जाती थी तो सिर्फ मुसलमानों से ओपिनियन पूछे जाते थे। उस इलाके के यहूदी, जू, क्रिश्चियन और जो वो होते थे, क्या नाम है, जिनको आप नॉर्मल अरब जो मुशरिक थे, उनसे नहीं पूछते थे। अब ये मैंने आपको दिखा दिया। अब आप बताइए, वो ये कह रही हैं कि पुलिस वाले डरते हैं कि हम अगर मुसलमानों के ऊपर और पाकिस्तानी मुसलमानों के ऊपर पे उंगली उठाएंगे तो हमारे ऊपर रेसिस्ट होने का, जैसे हम लोग हैं। निबाह जी, मैं आपसे दिल से बताता हूं, मैं ना किसी मुसलमान से नफरत नहीं करता, मैं किसी मनुष्य से नफरत नहीं करता। मुझे आपसे भी उतना ही प्यार है जितना मेजर साहब से प्यार है। और ना ही मुझे कभी यह सिखाया गया कि मनुष्यों से इसलिए प्यार मत करो कि उसका भगवान फलाना है। यहूदियों की यह गलती थी। यहूदियों के लिए जो लॉ लाया गया उसको आपकी समझ में नहीं है। इस्लाम को आप स्टैंड अलोन रिलीजन लेना चाहते हैं। चूंकि आप डॉक्ट्रिनल बातों से बचना चाहते हैं, इसलिए आप क्या करते हैं, आप इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, उसमें झूठ और प्रोपोगेंडे का हमेशा मिश्रण करके। कितना दिन ये आप चला लीजिएगा? 30-40 साल और ऐसी आग लगेगी कि बुझाए नहीं बुझेगी। इल्जाम तराशी के लिए लोग नहीं मिलेंगे। 1971 जी इंडिया ने करा दिया। इस्लाम में जब अल्लाह के द्वारा दिया गया इस्लाम था तो बंगाली मुसलमान और पंजाबी मुसलमान के बीच में अल्लाह इतना भी प्रेम नहीं करा पाए कि एक हिंदू आके उसको तोड़ दे। कहां गए अल्लाह आपके?
इस्लाम का मतलब, पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह ने कहा है कि मैं इस्लाम की भी प्रोटेक्शन करूंगा। कहां थे अल्लाह मियां जब बंगालियों ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया? इस्लाम के नाम पे आप बने हैं और इस्लाम के नाम पे आप टूटेंगे। लिखित में दे रहा हूं, आपकी आर्मी जो मेन कारण है आपको इस जगह पे रखने का, ये जो आपके हालात हैं, इसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी और उसकी जो अनहोली अलायंस है रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ, जो कि एक्सट्रीमिस्ट स्कॉलर्स को प्रमोट करते हैं। आपका जीना मुश्किल कर दिया है इन लोगों ने। तो फिर मैं ये कहूंगा, आप इसको स्कूट कर दे उसको। हम लोग क्यों पाकिस्तानी को टारगेट कर रहे हैं भाई? देयर इज नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान एट ऑल। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है पाकिस्तानी से। आपके लिए मैं कितनी बार खड़ा हुआ हूं, मुझे गालियां पड़ती हैं। कितनी बार खड़ा हुआ हूं मैं आरजू जी के लिए, कितनी बार खड़ा हुआ हूं मैं क्या नाम है फकर भाई के लिए, और मेरे जो निमरा जी थी और लोग थे, मेजर साहब के साथ मुझे आने पे गालियां पड़ती है, मगर मैं खड़ा रहता हूं। मैं बार बार बोलता हूं कि सारे पाकिस्तानी बुरे नहीं हैं, लेकिन गलती आपकी डॉक्ट्रिन में है। आपकी डॉक्ट्रिन में लिखा है कि मुशरिक जो है वो घटिया है, वो जो यहूदी है वो घटिया है, वो कुत्ते की तरह है, और आप अंदर झांकने को नहीं तैयार हैं। आप सारी दुनिया में जो है वो गलतियां निकालने को तैयार हैं, और आपको साथ मिला है इन कम्युनिस्टों का। ये खुद हर जगह फेल हुए। एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जो सक्सेसफुल है। जो डॉक्ट्रिन्स नहीं सस्टेनेबल होते हैं ना, समझदार व्यक्ति उनको या तो संशोधित करते हैं या तो उनसे पिंड छुड़ाते हैं। आप रिलीजन को पर्सनल मैटर बनाइए, वरना अगर आप रिलीजन को पॉलिटिकल मैटर बनाएंगे तो बांग्लादेश होगा, बलोचिस्तान होगा। मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो नफरतें आप जब पहला, मैं जानता हूं यार हिंदुस्तान में ना लोग बोलते नहीं है डर के मारे, क्योंकि आप बिगट और नफरती कहलाए जाओगे। क्या होता है, एक जब मुसलमान आपको मिलता है उसकी बिहेवियर क्या होती है, कई बार मैंने फील किया है कितना वो कंटेम्पचुअसली देखता है। उसकी आपके क्रिकेटर्स बोलते हैं कि ये 6 अरब लोग जहन्नुमी हैं, हमारी ड्यूटी है कि इनको हम वहां लेके जाएं, क्या नाम है, इस्लाम में लेकर के आए। क्या ऑफर करने को है भाई? आप मुसलमानों की बात करते हो लेकिन इस्लाम की डॉक्ट्रिन पे बात नहीं करना जी। नहीं वहां मत जाए जी, वहां मत जाए, बात लंबी हो जाएगी। मैं बात लंबी करने को तैयार हूं, मैं बात लंबी करने को तैयार हूं। जितनी लंबी बात करनी है आइए कीजिए। आप इस्लाम के नाम पे बचे हैं, आप बने हैं, इस्लाम की डॉक्ट्रिन से पीछा नहीं छुड़ा सकते आप। और ये कि जो ये इस मुसलमान के अलावा कोई इस्लाम की डॉक्ट्रिन कोट कर दे, और ये अनु वट दो, इसका सर तन से जुदा। कितने सर तन से जुदा कर लोगे यार? कितनी तलवारें हैं तुम्हारे पास, तुम सर तन से जुदा कर दोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच रोक दोगे? क्यों ऐसा होता है कि पाकिस्तान या जहां भी इस्लाम है वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती? अगर इतना मजबूत दीन है, अगर इतने मजबूत अल्लाह मियां है, तो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच से डर है। उनको मेरे अभिषेक मिश्रा जैसे 2 कौड़ी के बोलने वाले से डर है। हिंदुइज्म पे अटैक यहां का कम्युनिस्ट करता है, यहां का इस्लामिस्ट करता है, यहां के लोकल कास्ट में जो चीजों को डिवाइड कर दी गई सब करते हैं, किसी ने उनको नहीं रोका। हमारे लीडर्स ने रामचरितमानस को ऐसे फाड़ा है और उनको कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं बोलता उनको कुछ। आप फाड़ दीजिए भाई, आपकी इच्छा है। जाना तो पड़ेगा आपको डॉक्ट्रिन पे, आज नहीं तो कल, क्योंकि आपके घर में आग इसी डॉक्ट्रिन ने लगाई है। ये घर टूटा इसी डॉक्ट्रिन की वजह से, और ये घर आगे भी टूटेगा इसी डॉक्ट्रिन की वजह से। मार रहे हो आप ऑपरेशन बदर में, क्यों मार रहे हो ऑपरेशन बदर में उनको इस्लाम से खारिज करके? आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम गलत है? कौन हो आप? आपसे कोई अरबी आता है पूछने कि जरा फतवा दे दो? आप जाते हो अरबियों के पैरों में, हाँ जी फतवा दे दो जी महाराज, इस पे क्या होगा इंटरप्रिटेशन आपका? आप सेकंड ग्रेड बनने के लिए ही पैदा हुए हो, या तो भीख मांगने के लिए या तो फतवा मांगने के लिए। बस आप यूज किए, यू आर, जिसको कहते हैं ना क्या कहते हैं उसको, एक बड़ा अच्छा अंग्रेजी का वर्ड है, उस पर पिक्चर भी बनी थी, मैं भूल गया। डिस्पेंसेबल हैं आप, बस यूज एंड थ्रो। आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में यही आगाज है, क्योंकि आपने एक आर्मी क्रिएट की है जो बंदूकें दूसरों के लिए उठाने को तैयार है। बस
इसलिए आपकी यूटिलिटी बची है। जी मेजर साहब, मेरा आपसे सवाल है, क्या कहेंगे आप ग्रूमिंग गैंग को लेकर? इसके क्या मायने हैं? और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 90% ग्रूमिंग गैंग का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान से, इस पर आप क्या राय रखते हैं? डॉक्टर साहब ने जब बातचीत शुरू की ना, तो मैं बड़ी तवज्जो से सुन रहा था, और जैसे जैसे डॉक्टर साहब बोलते कि मैंने कहा यार पक्का वकील है, ठीक, वो इसलिए कि डॉक्टर साहब ने मुद्दा तो शुरू किया ग्रूमिंग गैंग से, लेकिन फिर वो मतलब करते कराते बांग्लादेश, तुम्हारी फौज, तुम नीच, मतलब उन्होंने सारा कुछ बीच में रगड़ के रख दिया और बुनियादी मुद्दे के ऊपर नहीं आए कि जो हमारा मुद्दा था। और साथ उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी कि जो पार्लियामेंट में स्पीचेस होती हैं ये रिसर्च की बुनियाद होती हैं। मैं इससे शदीद इख्तलाफ रखता हूं। पार्लियामेंट में जो ये स्पीचेस करते हैं वो बस जो जिसके मन में आए वो बोलता चला जाता है। पार्लियामेंट चाहे हिंदुस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे बरतानिया की हो, सबका एक जैसा ही हाल है। इसलिए मैं पार्लियामेंट की स्पीचेस को, हाँ कोई बड़ा ओकेजन हो, कहीं पे कोई अच्छी बात की हो, वो रेफरेंस जरूर हो सकता है, लेकिन आम पार्लियामेंट्री स्पीचेस को मैं नहीं मानता। अच्छा, अब इस तमीद के साथ ग्रूमिंग गैंग कहते हैं, ये बरतानिया में एक मसला खड़ा हुआ। मसला ये था कि जो माइनर्स कहते हैं, 18 साल से कम उम्र जो भी बच्चे बच्चियां हैं वो नाबालिग कहलाती हैं, और उन माइनर्स के साथ 13 साल से 11, 12, 13 साल से लेके 16, 17 साल की जो बच्चियां और बच्चे थे उनके साथ बाकायदा सिस्टमैटिकली वो अब्यूज का शिकार थे। अब वो अब्यूज हो सकती थी कि जी रेप का, वो अब्यूज हो सकती थी कि जी उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, या इस तरह की जो भी बातचीत है वो। तो इसको CSE भी कहते हैं, चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, और इसी तरीके से इसका एक और नाम जो है वो CSA भी है कि चाइल्ड सेक्स अब्यूज। तो मैं रिबाहा इस टॉपिक के ऊपर जब ये बातचीत हुई कि ये इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, तो फिर मैंने इस टॉपिक को पहले किसी जमाने में कहीं देखा था, और मैं अब जो है, अगर आप ये स्क्रीन शेयर करने की इजाजत दें तो मैं आपको सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ये रिपोर्ट दिखाता हूं। ये CSA वेबसाइट है, csacenter.org.uk, और ये इनकी एक वेबसाइट है कि जहां पे हर साल ये एक रिपोर्ट पेश करते हैं, और ये 2023 की रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसमें ये पूरी डिटेल दी हुई है कि कितने केसेस हुए। डॉक्टर साहब ने कहा कि जी 1444 केस हुए, लेकिन हकीकत ये है कि मैं तेजी से जरा नीचे जाऊंगा, मैं आपको ग्राफ्स के ऊपर लेके आना चाहता हूँ। ये देखें, 5 लाख चिल्ड्रन आर एस्टिमेटेड टू बी सेक्सुअली अब्यूज्ड एवरी ईयर। हर साल तकरीबन 5 लाख बच्चे जो हैं बरतानिया के अंदर, ये बहुत बड़ा फिगर है। और ये फिर आप देखें कि जी ये 2015 से लेके 2021-22 तक जितनी अब्यूज में हैं उन सब की ये रिपोर्ट्स हैं जो बाकायदा पुलिस में रिपोर्ट हुई, और उसमें से अडल्ट ने चाइल्ड के साथ किया, चाइल्ड ने चाइल्ड के साथ किया, या कुछ किसी भी रिकॉर्डेड कैटेगरी के अंदर नहीं आए, ठीक है। और फिर उसके अंदर रीजंस हैं कि जी घर में पैसे नहीं थे, घर से निगलेक्टेड थे, जो भी इस तरह की वजूहत थी। लेकिन मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि जी इनमें से तो आप ये देखें कि जी मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि जी कितने लोग हैं, किस बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक है। तो ये वो ग्राफ है, फिगर नंबर 8 है, और पेज नंबर 22 है इस रिपोर्ट का, CSA सेंटर की रिपोर्ट है। तो आप ये देखें, व्हाइट ब्लू में शो किए हुए हैं, तो 80% व्हाइट हैं, ठीक है जी। ये अब कैटेगरीज के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ। 8% एशियंस हैं, फिर उसके बाद 4%, 5%, 9% या 6% ब्लैक है, मिक्स जो है वो 5, 10, 9 और ये 7 है, और अदर जो है वो 2%, ठीक है। लेकिन तो ये रिपोर्ट सारे जाके पढ़ सकते हैं, वो देख सकते हैं कि जी इसमें क्या है। फिर मैं आपको पता है ये आजकल ये जो गूगल का जेमिनाई है, मेरी ये दूसरी रिपोर्ट आपको नजर आ रही है, मैं जरा स्क्रीन चेंज कर दूं, ये वाली। आजकल मैं भी ना थोड़ा AI करना शुरू हो गया हूँ फौजियों की तरह, तो ये जेमिनाई आ गई। तो मैंने जेमिनाई को कहा कि भैया बात ये है कि कल डॉक्टर साहब ने आना है, तो मुझे जो है ना तुम बताओ
कि जी क्या पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के जो नैरेटिव है वो अनफाउंडेड प्रोपेगेंडा है और इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्या ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये सारी उसने मुझे रिपोर्ट बना के दी और उसमें वो ये कह रहा है, ये मैं यहां पे आपको दिखाता हूं कि इन 2023 मेन कॉन्स्टिट्यूटेड 82% के जो ग्रूमिंग गैंग्स के चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर्स थे वो 82% मर्द थे, कुछ ख्वातीन भी इसमें इन्वॉल्व है बाय द वे। 71% ऑफ द टोटल केसेस, 89% ऑफ द परपेट्रेटर्स वर वाइट, 90% वाइट है, 6% एशियन है, 3% ब्लैक है, 1% फ्रॉम अदर बैकग्राउंड्स। और माइंड यू एशियन के अंदर मुझे अभी मालूम नहीं है कि पाकिस्तान उसमें आता है या इंडिया पाकिस्तान उसमें आता है या 1% किसमें आता है। और उसके बाद फिर ये देखें कि मैंने उससे कहा कि जी मुझे आगे पूरी रिपोर्ट के साथ मुझे रेफरेंसेस भी दो। तो ये देखें नीचे उसने ग्रूमिंग गैंग्स ब्रिटिश शेम 2023, ये इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री है, रेप ऑफ ब्रिटेन एक और डॉक्यूमेंट्री है। और फिर ये देखें बीबीसी फेसेस सिख बैकलैश ओवर ग्रूमिंग गैंग्स ब्रॉडकास्ट रूलिंग, और उसमें हिंदू, सिख और पाकिस्तानी को एक ही कैटेगरी में डाला गया। उसके ऊपर किसी सिख ने जो है वो एतराज भी किया। तो देखें, और फिर ये सुहेला ब्रेवरमैन, इनकी जो रिपोर्ट थी, इन्होंने 2023 में पार्लियामेंट में और फिर डेली मेल में कॉलम में ये लिखा कि जी ऑल कल्प्रिट्स इन्वॉल्व्ड इन ग्रूमिंग गैंग फिनोमेना आर ब्रिटिश पाकिस्तानी मेन। She further stated to the BBC that the gangs were overwhelmingly made of British Pakistani males. These sweeping, कि ये जो झाड़ू की तरह उन्होंने जनरलाइजेशन की है, वो होम ऑफिस ने बाद में क्लैरिफाई की, which stated she was referring only to 3 notorious cases, जिसका डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे. This selective focus on specific cases generalized about the national honor is a key characteristic of misleading rhetoric. और उसके बाद ये कीस टाइमर का और इंसानों का असर, कीस टाइमर का सबका भी बीच में दिया हो। तो मैं मतलब बड़े अदब से, मुझे नहीं मालूम कि डॉक्टर साहब ने इसको देखा या नहीं देखा, लेकिन मैं बड़े अदब से आपको यह बताना चाहता हूं कि जी चाहे एक भी ब्रिटिश ओरिजिन पाकिस्तानी इसमें शामिल हो, तब भी जो है वो बड़ी गलत बात है। लेकिन ये जो था ना कि जी ये सारे इसमें शामिल थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और दूसरा, मैंने उसके बाद फिर ये जो ब्रेवरमैन है इनका ओरिजिन भी किया, तो ये इंडिया से ताल्लुक रखती हैं, मतलब ओरिजिन इनका इंडिया से है, फैमिली इनकी इंडिया से ताल्लुक रखती थी, अभी बिल्कुल ये ब्रिटिश हैं। तो इन्होंने भी मालूम नहीं कि पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर अपनी पार्टी के लिए ये कैसे, लेकिन इनको क्योंकि ये होम ऑफिस में थी तो इनकी स्टेटमेंट सबसे ज्यादा मिसयूज हुई। और यहाँ पे डॉक्टर साहब को मैं एक वो जो ना एक लतीफा, आपको मेरी रिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, आ रही है। अच्छा, वो किसी गांव का एक चौधरी था, तो वो गांव जो है ना वो दरिया के बीच में था और आप किश्ती लेके किनारे पे जाते थे। तो वो चौधरी साहब जो है वो उसके अंदर किश्ती में बैठे हुए थे, काफी सारे लोग थे उस किश्ती में, 200-300, और वो दूसरी तरफ जा रहा था गांव से दूर। तो कुछ दिन पहले चौधरी साहब का ना किसी मिरासी से झगड़ा हो गया था। उन्होंने, मिरासी ने कोई उजरत या पैसे मांगे, चौधरी साहब ने कहा कि नहीं इतने नहीं बनते, उस पर उनकी थोड़ी सी खफकी थी। तो वो जो मिरासी है वो भागता भागता गांव के किनारे पे आया। उसने कहा चौधरी साहब, उसने कहा जी, उसने कहा तुम्हारी कुड़ी नस गई है, कि आपकी बेटी जो है वो भाग गई है। तो जाहिर है वो सारे लोगों ने सुना, उन्होंने कहा यार किश्ती वापस मोड़ो, और वो फिर किश्ती वापस लेके गए। और वहां पे जाके जब दरिया के बीच में उन्होंने गांव के साथ किश्ती पार की, तो चौधरी साहब भी भागते भागते घर पहुंचे, साथ बहुत सारे लोग थे वो भी पहुंच गए। तो उन्होंने घर में जाके देखा तो सेहन में उनकी बेटी जो है वो पींग पे झूले ले रही थी। तो उसने कहा, उन्होंने चौधरी साहब ने कहा कि तू इतने ही है? उसने कहा जी बाजी मैं इतने ही है। उसने कहा अच्छा। तो उसने कहा बाजी खैर है? उसने कहा नहीं कोई बात नहीं। तो लोगों ने कहा कि यार चौधरी साहब चले शुक्र करें, बेटी आपकी घर ही थी, खबर गलत थी। उन्होंने कहा खबर तो गलत थी, लेकिन अब मैं उन 300 लोगों को कैसे जाके बताऊं कि मेरी बेटी नहीं भागी। तो अब उसने जो कह दिया ये तो फैल गई सारी बात, तो मिरासी ने तो अपना काम कर दिया। तो ये जो सुहेला ब्रेवरमैन थी, इनका ये जो बयान था कि ये ब्रिटिश पाकिस्तानी मैन थे, और डॉक्टर साहब ने वो जो एक ऐनक लगाई हुई है, इनकी फिजिकल ऐनक की बात नहीं कर रहा, लेकिन इन्होंने एक जो इंटेलेक्चुअल ऐनक लगाई हुई है जिसमें ये इस्लाम और फिर ये सर तन से जुदा और फिर ये सारा मेरे मत्थे लगा देते हैं। तो मैं कल ही बिल्कुल सर्टेन था
कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। यस, ये प्रोपेगेंडा। और फिर ये नाइजल फराज का नाम ले रहे थे। नाइजल फराज साहब को बर्तानिया में किसी से पूछ लें, वो कहेगा कि बेड़ा गर्क कर दिया इसने हमारा। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि नहीं, चाहे एक भी इन्वॉल्व हो तो वो मेरे लिए शर्म की बात है। लेकिन हकीकत ये है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी मैन जो हैं उन्होंने भी बड़ा स्ट्रांगली इसको जो है ना रेजिस्ट किया, और उसकी वजह से ये जो केयर स्टाइमर साहब है उन्होंने कहा कि यार ये जिनको जो इन्वेस्टिगेशन का कह रहे हैं ना, इन्होंने मानना तो है नहीं, तो मैं खामखा क्यों गवर्नमेंट के रिसोर्सेज जाया करूं। इस पे होम ऑफिस की रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिश वहां पे मौजूद हैं, और इसके ऊपर कोई क्यों कि जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो वो कहेंगे इन्वेस्टिगेशन ही गलत हुई है। तो इसलिए डॉक्टर साहब इस मुद्दे को प्लीज अपने पास लिख लीजिए कि ब्रिटिश पाकिस्तानी मैन के ऊपर ये सरासर एक प्रोपेगेंडा है, और इसके पीछे वही जहरीली सोच है कि जनाब जो भी जुल्म होता है, जो अब आप अभी देखे ना, मगरब जो है वो पूरे इराक के 4 लाख बच्चों को मार दे, कोई गुनाह नहीं है। अमेरिका कोई दहशतगर्द नहीं है। वो ईरान के मतलब जो है ना, वो ये लीबिया के सारे लोगों को मतलब अभी देखें बर्बाद हो गया लीबिया, सिर्फ इसलिए कि इनको कजाफी से तकलीफ थी, कोई गुनाह नहीं है। अफ्रीका भूखों से मतलब मर चुके हैं, उनके सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को ये गुलाम बना के ले गए, उनकी औरतों को रेप करते रहे, अफ्रीका के सारे रिसोर्सेज लूटते रहे। ये हिंदुस्तान के अंदर 80-90 लाख लोग इन्होंने जो है ना कैद से मार दिए, ये ब्रिटिश इतने जालिम थे। और उसके बाद बंगाल के अंदर इन्होंने कैद लाया, यहां से सब लूट खसूट करके ये ले गए। देखें, मुगल भी आए थे, वो बाहर से आए थे, वो हिंदुस्तान के नहीं थे, वो बाहर से आए थे, लेकिन वो लूट के नहीं लेके गए। बरतानिया वाले जो थे ये इतने जालिम थे कि ये इंडिया से सब कुछ लूट के चले गए। और फिर अभी देख लें कि जी मशरक़ वस्ता में क्या हो रहा है। तो ये जालिम नहीं बनते, लेकिन वो एक छुरी वाला कोई मुसलमान किसी जर्मनी के मॉल के अंदर, वो जनाब किसी को हल्की सी कोई इस तरह उस तरह, वो जी दहशत गर्द मुसलमान, ये सारे दहशत गर्द, ये सब वो फलान कान। तो बस ठीक है, आप करेंगे प्रोपेगेंडा, लेकिन मेरी अपनी नजर में 1400-1500 साल के अंदर मुसलमानों ने अपनी पूरी एम्पायर बनाई, सब कुछ बनाई। अगरचे मैं उन सब का चचा नहीं हूं, लेकिन एज ए रिलीजन, एज ए मुस्लिम मैं आपको ये बता रहा हूं कि उसमें इतनी कत्लो गारत नहीं हुई जितने पिछले 50-60 साल के अंदर ये बरतानिया, अमेरिका, मतलब इन्होंने पिछले 100 साल के अंदर किए। अच्छा, फिर ये है कि जी डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि जी देखिए डॉक्टर साहब, जहां पे हमें तशवीश है वो तशवीश ये है कि आपने कल साचार कमेटी रिपोर्ट को रद्द कर दिया। आपने कहा वो भी एक साजिश थी। हालांकि मैंने जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया है उसके मुताबिक जस्टिस साचार कमेटी रिपोर्ट को तकरीबन तमाम इंडियंस, हिंदुस्तानी जो हैं वो एक मुस्तनद रिपोर्ट समझते हैं। वो इसलिए कि जस्टिस साचार खुद चीफ जस्टिस थे और बड़े अच्छे मतलब जो है ना अच्छा रेपुटेशन वो एंजॉय करते थे। और उस रिपोर्ट में पढ़ ले रे बाप, मुसलमान की हालत दलित से बुरी है हिंदुस्तान के अंदर। मुसलमान अलग बस्तियों में रहते हैं, चाहे वो जितना भी अमीर मुसलमान है वो किसी हिंदू की बस्ती में या किसी अच्छे वेल पॉलिश्ड मतलब डेवलप्ड इलाके के अंदर वो घर नहीं ले सकता, उसने उधर ही रहना उसी बस्ती के अंदर। 25 में से एक मुसलमान जो है वो बीए या मतलब जो है ना बीएससी करता है, 50 में से एक जो है वो एमए कर लेता है। कोई फाइनेंस इंडस्ट्री में नहीं है, कोई बैंकिंग में नहीं है। ये गलियों में पोछे लगाना, छोटे मोटे काम करना, मतलब ये जो है अपनी कोई अपने अंदरूने खाना पे तिजारत करना, ये सब वो कर रहे हैं। और उसके पीछे आप डॉक्टर साहब जिनको कम्युनिस्ट कहते हैं ना, इनसे तशरीह ले लीजिएगा, लेकिन इनकी भी मेरी समझ के मुताबिक आरएसएस के एजेंडे से जो भी अलग है, मोदी साहब के एजेंडे से जो भी अलग है, वो सब कम्युनिस्ट है, वो सब। और यही अमेरिका में कम्युनिस्ट कह के उन्होंने अपना एक कैपिटलिस्ट निजाम बनाया था। तो इसी कम्युनिस्ट मतलब जिसकी आपको समझ ना आए ना, या जिसकी बात आपको अच्छी नहीं लगती, तो ये है असल शिद्दत पसंदी। इसी वजह से इनके जो अभी रॉ के वो अमरजीत सिंह दौलत हैं, जिनको एएस दौलत आमतौर पे कहा जाता है, उनका देखें कल का वो इंटरव्यू बड़ा वायरल है कि जिसमें वो जो सहाफी है उनको चबो के ये कह रहा है कि जनाब आप चाइना का कैसे बताते हैं। आप सुने चंद दिन पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हो रही थी, आप अपने एक साबका रॉ के चीफ को ये कह रहे हो कि भाई तुम पाकिस्तान में गए हुए थे। और उसके बाद देखें कि जी एएस दौलत साहब जो बड़े एक पढ़े लिखे बुक राइटर भी हैं, सब कुछ है, उनको एक बड़ा अच्छा वो मतलब वेल रेड पर्सन कंसिडर किया जाता है। उन जैसा आदमी इतना जिच हो गया कि उसने सिर्फ उस बंदे को थप्पड़ नहीं मारा, बाकी वो जो उसको गाली दे सकते थे, जो डांट डपट कर सकते थे, मतलब उन्होंने माइक उठा के दूर फेंक दिया।
तो डॉक्टर साहब जरूर हमें लेक्चर दें, जरूर हमारे बारे में आप बताएं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी झांक लें। आप हिंदुस्तान को, अभी आप कह रहे थे ना कि जी आप क्या है, डिस्पोजेबल हैं, डिस्पेंसेबल हैं, आप ये कह रहे थे ना। तो डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा ये सोचता था कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान कब तक हिंदुस्तान के साथ अस्करी तौर पर मुकाबला करता रहेगा। लेकिन अब मैं ये समझता हूं, मुझे ये लग रहा है कि ये जितनी भी आप देख लेना, जो भी खानदान पावर में आते हैं, तरक्की करते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, चाहे वो मुगल थे, चाहे वो मराठा थे, चाहे वो सिख थे, चाहे वो जो कुछ भी थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो डायनेस्टीज गिर क्यों जाती हैं। तो डॉक्टर साहब उसमें एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर ये है कि अंदर से डिविजन्स कायम होती हैं, अंदर से वो टूट फूट जाते हैं। वो फिर जहांगीर अपने सारे भाइयों को मार देता है, रंजीत सिंह का बेटा जो है फिर वो 11 साल, मतलब वो अंदर से ही पहले टूटते हैं, फिर बाहर वाले उनके ऊपर हमला करते हैं। तो मैं बड़े अदब से आपको ये कहूंगा कि मेरे ख्याल में मुझे जो अभी नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि ये हिंदुस्तान, लेकिन इंडिया कभी भी इस तरह इकट्ठा एक नेशन स्टेट नहीं था। ये पहली दफा है कि इंडिया इस तरीके से ब्रिटिश राज के बाद जो है वो एक नेशन स्टेट के तौर पे इतना बड़ा मुल्क बन के सामने आया हो। तो मेरे ख्याल में कि इंडिया के अंदर तोड़ फोड़ इस शिद्दत पसंदी की वजह से शुरू होगी, और मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का जो होना था हो गया। अब मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान अंदर से बटेगा, और उसकी वजह से मेरे ख्याल में कि हिंदुस्तान जो है वो अपनी ये जो एग्जिस्टिंग शेप है इसमें कायम नहीं रह सकेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि कैसे इसको खत्म किया जा सकता है? यहाँ पे तो आर्ग्यूमेंट, जैसे मेजर साहब ने जो चीजों को जिस तरह 18 क्लैरिफाई मिनट किया है, तो आप कैसे समझते हैं? डॉक्टर साहब वो वकीलों वाली हरकत की है मैंने कहा कि पहले वकील ने जो है ना वो 10 मिनट लिए हैं तो मैं 20 मिनट लूंगा। मुझे नहीं पता चला वो 3-4 मिनट जो है वो भी थे जब ये कम्युनिकेशन मैं 13-29 से देख रहा हूँ आपका, तो वो नहीं लिया मैंने। 18 मिनट आपने बोला, मैंने 7 मिनट बोला था, तो लेट मी हियर पेशेंटली। जी जी प्लीज प्लीज। सो मेजर साहब ने कहा कि कोई CSR, कोई NGO की रिपोर्ट दिखा के बताया कि जी देखिए 80% गोरे हैं, बाकी 8% काले हैं और पीले हमारे जैसे लोग हैं, बाकी कुछ कुछ है। इसलिए जो ये क्लेम है कि ये मुसलमानों ने किया है, पाकिस्तानी मुसलमानों ने, ये क्लेम झूठा है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, ही इज एब्सोल्युटली राइट, बट ही इज मिसिंग द पॉइंट कि ये रिपोर्ट्स लाई नहीं गई, पुलिस ने इनको नोटिफाई नहीं किया, पुलिस ने FIR नहीं काटी, दबा दी गई मैटर। ये समझ ही नहीं रहे मेन बात। डिमांड हो रही है कि इनकी इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेट करो, इन केसेस को उठाओ। जो ये करते आए हैं आर्मी के नाम पे पाकिस्तान में, इन्होंने बलूचियों के लोगों को घर से गायब कर दिया, मिसिंग पर्सन्स। बेसिक बात नहीं समझ में आ रही है उनको। उनके पार्लियामेंट में डिमांड हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करवाइए। बच्चियां सामने नहीं आ रही हैं डर के मारे, क्योंकि पाकिस्तानी जो मुस्लिम गैंग्स हैं उन्होंने उनकी जान की धमकी दी, उनके बच्चों की धमकी दी। क्या आपके यहाँ पे नहीं होता है पाकिस्तान में कि किसी लड़की का रेप कर दो और उसके बाद उससे बोलो कि तुम सामने आओगे तुम्हारे घर वालों को मार देंगे? ये क्या करते हैं हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की बच्चियों के साथ। वो बच्ची आकर के बोलती है नहीं मुझे इस आदमी से प्यार हो गया, 40 साल के आदमी से मुझे प्यार हो गया, मेरी शादी को रिकॉग्नाइज कर दो और मैं इस्लाम अपनी मर्जी से अपनी उसे वो कर दी हूं। चूंकि ये खेल खेलते आए हैं शुरू से, इनको और कोई बात ही नहीं समझ में आती, डराने और धमकाने का। जो ये कह रहे हैं ना इंडिया टूटेगा, पाकिस्तान 10 साल के अंदर खत्म नहीं हुआ तो ये दाएं वाली मूंछ मुड़ाऊंगा, सबसे पहले आपका बलूचिस्तान जाएगा। ये आप लिख के रख लीजिए 2 साल के अंदर। अब बात आइए, ये हमसे कह रहे हैं जी हिंदुस्तान कभी टिका नहीं, हम तो हजारों साल से टिके हैं, आप तो इस्लाम के नाम पे बने 20 साल नहीं टिक पाए। जिस इस्लाम के बदौलत आप बोले ये मुगलों को अपना चचा और नाना बनाए पड़े हो, उनके नाम पे बनने चले थे, 20 साल नहीं टिक पाए। हम तो हजारों साल से टिके हुए हैं। और हमारी आप बता रहे हो कि इंडिया कभी नेशन स्टेट्स ने नहीं, इंडिया कभी नेशन स्टेट में नहीं था। ये आपको किसने बता दिया भाई? किसने जानकारी दी है कि स्टेट सिर्फ पॉलिटिकल नेशन स्टेट से बनते हैं?
चाणक्य किसके लिए गया था अलेक्जेंडर से बचाने के लिए भारतवर्ष को? भारत हमेशा से एक फेडरल यूनिट था। भारत कल्चरल फॉर्मेशन है, पॉलिटिकल फॉर्मेशन उसका सबसर्विएंट पार्ट हुआ करता था। उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमाद्रय शैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यह आज से 3500 साल पहले लिखा गया, और जब यह लिखा गया उस दिन भारत नहीं बना, उसके 1000 साल पहले से इसका आइडिया शुरू हो गया था कि यह हमारी सिविलाइजेशन है। भारत का जो वर्णन है वो बुक ऑफ ईस्थर यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है, जाकर के आप उसका पेज नंबर 4 में पढ़ लीजिए, जिसको वो हुदा के नाम से कहते हैं। जिस मोजेस के रिलीजन को आप फॉलो करते हो, समझने की क्षमता तो है नहीं। इस्लाम स्टैंड अलोन रिलीजन कभी नहीं बन सकता, वो कंटिन्यूटी है जुडाइज्म का, क्योंकि आपका क्लेम लास्ट होने का है, फर्स्ट होने का नहीं है। इस्लाम की शुरुआत का जो रिलीजन है जिसमें भगवान ने सबसे पहले बातचीत की, वो भारतवर्ष को अपनी किताबों में डिनोट करके बैठे हुए हैं हुदा के नाम से, और हुदा के नाम से। और आप हमें बता रहे हो कि भारत आने वाले समय में नहीं एग्जिस्ट करेगा। आप, मैंने कहा ना, बलूचिस्तान से पाकिस्तान का आइडिया तो खत्म होना है, वो खत्म भी हो चुका है। आप शुरू हो गए डिसमेंबरमेंट पाकिस्तान से, आप अपने आप को खत्म कर रहे हो भाई। आप करते हो मुसलमानों को। अभी ये बता रहे थे जी सच्चर कमेटी में जी मुसलमान जी बड़ी, यहां पे मोइनुद्दीन का वो है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, यहां पे भी मैं दिखाऊंगा आपको, सबसे महंगे फ्लैट है, और अपना घर बनाया है उसने, उस घर के सामने आलिशान मस्जिद बनाई है। एक कोई हिंदू जो है आपके यहाँ पे बड़ा इंटरप्रीनियर हो और वो उतना बड़ा मंदिर बना ले, जरा जिस दिन वो बताइएगा पाकिस्तान के किसी भी शहर में, तब आप जाकर के हमसे कंपैरिजन कीजिएगा। तो ये तो अब पाकिस्तान तो मुसलमानों के नाम पे बना हुआ मुल्क है। 54% आपकी वो है, क्या नाम है, 54% आपकी क्या है वो लिटरेसी रेट है। आपने जिस कंट्री को मुसलमान के नाम पे बनाया, वहां तो आप बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, क्योंकि आप अपनी लड़कियों को बंद करके रखते हो। आप कहते हो ये सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए पैदा हुई हैं और इस्लाम का काम बढ़ाना है, तो एक और औरत से 16 साल की हो जाए तो उसको पैदा करवाना शुरू कर दो, जब तक वो मरे नहीं, 10-15 बच्चे पैदा करके। तो आपको किसने रोका 54% में? हिंदुस्तान का मुसलमान भीख मांगने के लिए इस मुसलमान बना है, इसलिए आप भी कटोरा लेके भीख मांग रहे हो। और क्या किया है आपने आज तक? जब बांग्लादेश हो और चाहे पाकिस्तान हो, जब से बने हैं आपके हाथ में कटोरा है, और आप कटोरा ही लेके एग्जिस्ट करोगे, क्योंकि आपको इस्लाम का ई समझ में नहीं आता। आपने पॉलिटिकल विक्ट्रीज को इस्लाम और कल्चरल और स्पिरिचुअल यूनिट समझा हुआ है। अगर सच्चर कमेटी का ये कहता है कि भारत का मुसलमान गरीब है हिंदुओं की वजह से, तो आप क्यों गरीब हो? किसकी वजह से? वो भी हिंदुओं की वजह से गरीब हो। क्यों भीख मांगते हो दुनिया भर में जाकर के? अपने लोगों को आप पेट भर खाना नहीं खिला सकते? क्यों आपका शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि भैया हमने तो जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं भीख मांगने आया होगा, अजी मजबूरी है। भारत का मुसलमान भीख मांगने के लिए मुसलमान बना है, और वो भीख ही मांगेगा, चाहे उसको देश दे दो और चाहे आप उसको कुछ भी दे दो, क्योंकि वो मूर्ख है। इसीलिए मैं कहता हूं 3 तरीके के इस्लाम होते हैं। तुर्क अरबों का इस्लाम जो ओरिजिनल इस्लाम है, तुर्कों का इस्लाम जिसने एम्पायर्स खड़े कर दिए, और मूर्खों का इस्लाम जो भीख मांगता है, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर वो प्रोड्यूस करता है आसिम मुनीर, जिसको कि इसलिए आप देते हो, क्या नाम है, क्या मिला है, फील्ड मार्शल। कोई वॉर अभी खत्म भी नहीं हुआ है, उसके पहले ही फील्ड मार्शल मिल गया। चाइनीज जो ड्रिल का जो फोटो है वो जी आप एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हो। झूठ बोल करके कब तक बचा लोगे? नहीं बचेगा। आइए, जो हमारी डिमांड है कि इन बच्चियों को डरा दिया गया, जैसे हिंदू बच्चियों को डरा के आप आते हैं ना टीवी पे आके, वो बोलती है मुझे इस्लाम का पसंद है, मैं अपनी स्वेच्छा से इस्लाम में जा रही हूं, मुझे हिदायत आ गई है, अरबी समझ में आ गई, सारे कंपैरेटिव रिलीजन मैंने पढ़ लिए जी, और इस्लाम मुझे बड़ा अच्छा लगा उसमें, जिसमें औरत जो है वो आधे दिमाग की है, औरत की गवाही मानी नहीं जा सकती, और वो मर्दों की हाकिमियत है, उसको वो स्वीकार कर रही है। आइए जी, सच्चर कमेटी रिपोर्ट में तो हमने हिंदू मुसलमानों के लिए बना दिया, हिंदुओं के लिए क्या बनाया आपने? क्या बनाया आपने मियां मिट्ठू के साथ? ये जो कौन सी आपकी गवर्नमेंट ने बनाई आज तक एक भी रिपोर्ट? आपकी गवर्नमेंट ने एक भी अपने माइनॉरिटी के लिए रिपोर्ट बनाई है? आप माइनॉरिटी के लिए कब्रगाह बन चुके हो, आप उनके लिए शमशान घाट बन चुके हो, क्योंकि आप किसी माइनॉरिटी को जीने नहीं देते। भारत में इतनी माइनॉरिटियां होंगी, मुसलमान को छोड़ के कोई भारत पे थूकता नहीं, क्योंकि मैंने फिर कहा जो ओरिजिनल हैं, जो अपने बाप की औलाद है, जिनका जीन्स प्योर है, वो कहते हैं वी लव इंडिया, चाहे वो अरबी हो और चाहे वो यहूदी हो। मगर जिन्होंने अपनी जीन्सों में मिलावट की, जिन्होंने भीख मांगने के लिए रिलीजन को एक्सेप्ट किया, वो कहते हैं जी यहाँ पे हमारे साथ बड़ा जाति होता है। कहाँ जाति नहीं होता है? अरब आपके ऊपर थूकते हैं, आपको बिद्दत कह के वो ट्रीट करते हैं, तुर्की आपको बिद्दत कह के ट्रीट करता है, आप हर जगह पैसे मांगने जाते हो। कहाँ आपकी इज्जत है? जिस कम्युनिटी ने अपने घर में इज्जत नहीं पाई, उसकी इज्जत कहीं नहीं होती। ये बात आप याद रखिएगा।
भारत हजारों साल से था और अगले 1000 साल रहेगा। क्यों? क्योंकि वेद की उस शक्ति को जिसने इतने सारे मनुष्यों को एक साथ इकट्ठा किया, वो सोशल ऑर्डर इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। क्योंकि आप भी उसी सोशल ऑर्डर में रह रहे हो। बात करने के लिए उर्दू ही एक्सेप्ट करनी पड़ी आपको। पंजाबी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बना पाए क्योंकि आपके अंदर कुव्वत ही नहीं है अपना कुछ क्रिएट करने की। आरएसएस जो अजी आरएसएस का नहीं है वो सब कम्युनिस्ट है। भारत के कम्युनिस्टों ने सिवाय इंडिया के ओरिजिन को, आरएसएस धरती पुत्र है इसलिए मुझे प्राउड है आरएसएस के ऊपर। आरएसएस अपनी भूमि की बात करता है, अपनी कल्चर की बात करता है और अपनी कल्चर अपनी भूमि को बात करने के लिए ही दुनिया में डीकॉलोनाइजेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रोजेक्ट लाया गया था। अदरवाइज कॉलोनाइजेशन किसको कहते हैं? बलूच आपको कॉलोनाइजेशन मानते हैं। बलूच कहते हैं इनके इस्लाम को हम नहीं एक्सेप्ट करते, हम अपने धरती के पुत्र हैं। आप हर उस आदमी से नफरत करते हो जो कि कम्युनिस्ट भी करता है और आप भी करते हो। इस्लाम और कम्युनिज्म में कॉमनैलिटी क्या है कि ये दोनों अपनी धरती से नफरत करते हैं। क्योंकि एक सो कॉल्ड एक मार्क्स कोई किताब लिख के चला गया जी कि ये दास कैपिटल है, रिवॉल्यूशन आएगा, खुद फेल हो गए हर जगह। दुनिया को बता रहे हैं कि कैसे नेशन स्टेट चलते हैं। मैंने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ की किताबें पढ़ी हैं। सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली फेल्ड जो स्टेट हुए वो सारे ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट थे जो कि बेसिकली फंक्शन ही करते थे इनके प्रिंसिपल्स पे, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिज्म और सोशलिज्म पे। So both of you are a failed idea and therefore you have united to simply annihilate the cultural and historical rootings of an identity. आप मैन मेड हो, आप मैन मेड ही रहोगे। मैन मेड हो इसलिए खत्म हो जाओगे। हम नेचुरल हैं, हम ऑर्गेनिक हैं। जैसे जर्मन ऑर्गेनिक है, फ्रेंच ऑर्गेनिक है, इंग्लिश ऑर्गेनिक है, तुर्क ऑर्गेनिक है, वैसे भारत भी ऑर्गेनिक है। पाकिस्तान इनऑर्गेनिक है, इसलिए आप खत्म हो गए। इसलिए नहीं कि कोई अभिषेक मिश्रा बता रहा है। हर वो चीज जो इनऑर्गेनिक होती है, जैसे सेक्युलरिज्म लाना पड़ा यूरोप को, रोमन एम्पायर नहीं चल पाया, ईयू भी नहीं बन पाया। भारत इतने डाइवर्स कम्युनिटी को भी एक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के चला के दिखा दिया। यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन आज तक नहीं चलता। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि जिस दिन भारत का पार्लियामेंट चाहेगा किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री को यूं तोड़ देगा, किसी भी स्टेट की एग्जिस्टेंस को तोड़ देगा। आज यूपी है और भारत का पार्लियामेंट चाहे तो यूपी नाम की कोई भी प्रदेश सफाई हस्ती से मिटा सकता है। ये पावर है उसके पास। ना तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट कांग्रेस में इतनी पावर है, ना तो यूरोपियन यूनियन के कांग्रेस में इतनी पावर है। ये पावर भारत के पार्लियामेंट में इसलिए है क्योंकि भारत की आइडेंटिटी पहली थी, पहली है और पहली रहेगी। बाकी सब आइडेंटिटियां सबसर्विएंट है इसके लिए, इसलिए ये हजारों साल तक चलेगा। ये बात आप याद रख लीजिएगा जी। अब इन्होंने बातचीत की, जो मैंने आपको बता दिया कि ग्रूमिंग रिपोर्ट में जो मेन इशू है कि आया ही नहीं आज तक कभी। हम डिमांड ही ये करें कि उन बच्चों को हिम्मत दो, उनको प्रोटेक्शन दो, उनसे बोलो कि वो कंप्लेंट ला करके लॉन्च करे। वो ये मानना नहीं चाहते क्योंकि आप तलवार की भाषा जानते हो ना। सऊदी अरेबिया का जब आप वो देखोगे ना, जो एम्ब्लेम है उसमें खजूर का पेड़ और तलवार है। आप क्या पे अक्सर लोग पूछते जी भारत और पाकिस्तान तो जी एक साथ ही आए, लेकिन आर्मी ने उनके यहाँ पे कभी सिविलियन के ऊपर अदालत में सिविलियन के ऊपर नहीं बैठे। हमारे यहाँ क्यों बार बार कू होती रही, हमारे यहाँ क्यों बार बार जो है वो आर्मी जो है वो सिविलियन के ऊपर आके बैठ जाती है। उसका रीजन ये है कि आपकी एग्जिस्टेंस का सोर्स तलवार है, ज्ञान नहीं। आपकी एग्जिस्टेंस का सोर्स लोगों की राय नहीं है, क्योंकि आप विल ऑफ द पीपल पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। आप विल ऑफ द पीपल पे ट्रस्ट करोगे जब उनको खुले दिमाग का बनाओगे तो आपको समझ में आएगा, अरे ये तो मुर्तद हो गया, अरे ये तो काफिर हो गया, अरे ये तो शिया बन गया, अरे ये तो अहमदिया बन गया। आप हमसे भारत में मुसलमानों के स्टेटस पे बात कर रहे थे, आपके यहाँ पे तो मुसलमानों की कब्र निकाल करके उसको वो गंदा करते हैं, क्या नाम है, कादियानियों को। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। किस मुसलमान जितने ज्यादा आपके देश में मारे जाते हैं किसी देश में नहीं माने जाते। इतना होने के बाद भी भारत की पार्लियामेंट ने ये नहीं कहा कि इनको इस्लाम से खारिज करो। आप तो इस्लाम से खारिज करने लग गए साहब। 70 साल में इस्लाम से खारिज करना शुरू कर दिया आपने। कहां से आ गई इतनी पावर? कौन है मुसलमान? शिया है, सुन्नी है, अहमदिया है, कौन है? आप जब से बने हो आपने खाली मुसलमानों को अपने से अलग किया है और आप हमें ज्ञान दे रहे हो। अगर मुसलमान इतना ही अच्छा होता तो पाकिस्तान की आर्मी क्यों ऑपरेशन बदर लड़ दिए? भाई जरा मुझे कारण बता दीजिएगा। ऑपरेशन बदर सही है या ऑपरेशन खंदक सही है? कौन सा ऑपरेशन सही है? जरा मुझे ये समझा दीजिए मेजर साहब। हमारे यहाँ तो कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है कि भैया हिंदू मुसलमान के बीच में कोई ऑपरेशन चल रहा है। मुझे बताइएगा ये ऑपरेशन खंदक सही है या ऑपरेशन बदर? क्यों शिया और सुन्नी को गोली मार रहे हैं आपस में पख्तूनख्वा में? क्यों आप अहमदियों को मुसलमान, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जब से बने हो भैया आप तो खारिज कर रहे हो मुसलमानों को। आपके खुद समझ में नहीं आता इस्लाम है क्या।
आपके आपके जो चीफ आर्मी क्या मुनीर, असी मुनीर के इस्लाम है। इतने ज्यादा इस्लाम में तो अब जितने मुसलमान आप मारते हो कोई नहीं मारता भैया, कोई नहीं मारता। कम से कम जिंदा तो है यहां पे बेचारा। आपकी झूठ और प्रोपोगेंडा के बावजूद वो सीना तान के हिंदुओं को गाली देता है, झूठ और प्रोपोगेंडा के, क्योंकि आज की डेट में कोई छुपा हुआ नहीं है। सो मेजर साहब आप कर ले प्रोपोगेंडा, लेकिन याद रखिएगा आपने कहा था जी इंडिया और उसकी लड़ाई होगी ना जी, कोई नहीं जीतेगा। मैं आपको फिर कहता हूं, अगर सत्य पाकिस्तान के साथ है तो पाकिस्तान जीतेगा, और अगर सत्य भारत के साथ है तो भारत ही जीतेगा, और भारत ही जीत रहा है, क्योंकि भारत सत्य का नाम है। भारत किसी प्रोपोगेंडे का नाम नहीं है। हम सबको जगह देते हैं। हमारे यहां सभी भगवान, ये आपका है कि तुम्हारा भगवान गलत है, हमारे यहां ये मान्यता नहीं है। आप हमें पढ़ा रहे हो, हम कह रहे हैं कि सबका भगवान सही है, सारे मार्ग सही हैं, और आपका मार्ग ये है कि हम सही हैं, बाकी सब गलत है, और हमें गजवा करना है। और जब तक कयामत नहीं आएगी, जब तक भारत का मूर्ति पूजक जो है वो खत्म नहीं हो जाएगा, यहां सब मुसलमान नहीं बन जाएंगे। ये आपकी आइडियोलॉजी है, और आप हमें कहानी सिखा रहे हो कि जी इस्लाम से प्रेम करो, जो ये कह रहा है कि मुसलमान भी सही है, हिंदू भी सही है। सारा दिन गजवा आपकी ईमान का हिस्सा है। हमको जो हमारी लाइफस्टाइल को चैलेंज करने का आपने ठेका लिया हुआ है अरबों के कहने पे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भैया, अल्लाह मियां थोड़ा सा हमारे ऊपर वो रहम खा जाते हैं, वो कह देते कि भैया गजवाए चाइना होगा, हम बच जाते साले को। वहां भी चाइना ने डड्डी मार दी। एक तो वो आपके रिश्तेदारी में जब से हम आए हमारी दिक्कत हो गई है, आप चाइनीज के साथ रिश्तेदारी हो जाते, गजवाए चाइना हो जाता, गजवाए अंटार्कटिका हो जाता, हम बचे रहते। लेकिन आपने जी रोम में जाकर के तबाही मचानी है जी, हिंदुस्तान में तबाही मचानी है जी, तब जाकर के जी कयामत आएगी। तो देख लीजिए फिर कब कयामत आती है। कयामत तो आपके अंत तक नहीं आएगी, क्योंकि कयामत हमारे यहाँ तो पृथ्वी जैसी चीजें रोज बनती हैं, रोज उगरती हैं, कितने यूनिवर्स है ये तो हमको बहुत पहले से ही पता था। तो आप कर लीजिए, अपनी सारी क्षमता लगा लीजिए, और भी 4-5 ऐसे फील्ड मार्शल बना के देख लीजिए आपके देश का क्या होगा। मैंने आपको लिख के दे दिया, अगर आप इसी रास्ते पे गए और ज्ञान या होश के नाखून नहीं लिए तो 5 साल भी पाकिस्तान का एज एन आइडिया टिकना नामुमकिन है, क्योंकि धरती यहीं रहेगी। कोई पाकिस्तान के टूटने का ये मतलब नहीं कि धरती टूट के बह करके यूरोप चली जाएगी, धरती यहीं रहेगी। पाकिस्तान एज एन आइडिया 6 फीट नीचे जमीन के गाड़ दिया जाएगा बस। जैसे भारत वही है, पाकिस्तान भारत ही है, लेकिन आपने आइडिया ऑफ इंडिया को जमीन में गाड़ दिया। उसी तरीके से पाकिस्तान वही रहेगा, लाहौर कहीं नहीं चला जाएगा, बलूचिस्तान कहीं बह करके अफ्रीका में नहीं चला जाएगा, सब वहीं रहेगा। लोग अपने आप को पाकिस्तानी कहना बंद कर देंगे, जैसे आपने हम लोग इन लोगों को हिंदुस्तानी कहना बंद करवा दिया है। जैसे आज बांग्लादेशी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहता, उसने पाकिस्तान के आइडिया को 26 फीट जमीन में गाड़ दिया। आप इंतजार कीजिए, आप भी गाड़ दिए जाएंगे, इंसान नहीं आइडिया। जी मेजर साहब, एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब की बातों को काउंटर भी कर सकते हैं। जी, पहली बात तो यह है कि इन्होंने सिकंदर आजम का रेफरेंस दिया। तो सिकंदर आजम जब हिंदुस्तान की तरफ आया तो पहला दलेर आदमी जिसने उसको रोका उसका नाम था राजा पोरस। और राजा पोरस उसी धरती पे रहता था, बिल्कुल उस गांव में रहता था जहां पे मैं रहता। तो इसलिए मैं उसी पोरस का बेटा हूं। अब आगे ये कहें कि तेरा डीएनए ये वो, तो बहादुरी और ये सब कुछ, तो वो पोरस जो है उस वक्त इतना बहादुर था रिबाहा कि सिकंदर आजम ने फिर उसको अपने साथ शामिल किया। उसने कहा कि भाई मैंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन मैंने आप जैसा दलेर आदमी नहीं देखा। तो राजा पोरस ने अपनी धरती की हिफाजत के लिए, मतलब जो पहला सिकंदर आजम का इन्होंने नाम लिया, तो मैं इनको सिर्फ ये यहाँ पे चूंकि मेरा बनता था तो मैंने कहा कि आज मैं जो है ना रजिस्टर करवा दूं कि जी मैं उसकी उसी तहसीम है मेरी तरफ से कि आप उस धरती के हैं। उस धरती को मेरा भी सलाम, जी जी, नमस्कार, प्रणाम जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो वो है, ये बात सही है कि इस धरती से हम सब बिलोंग करते हैं। आगे ये जो झगड़ा है ना, वो बुनियादी तौर पे ये कभी मजहबी हो जाता है, कभी कल्चरल हो जाता है, कभी ये कि देखे ना ऐसे शनाख्त बदली है कि मुझे हिंदुस्तानी जो है अपने से अलग नजर आता है, जो हिंदुस्तानी है उसको पाकिस्तानी अपने से अलग नजर आता है, और बंगाली को भी अलग नजर आता है, उसको दोनों ही अलग नजर आता है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वो जिस तरह मैंने वो अगले दिन बताया था ना कि कई बातें आपको समझ नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है। तो एनीवेज, अब देखें, हिंदू बेटी जो भी पाकिस्तान में रहती है
उसको जो जाहिल आदमी जबरदस्ती कन्वर्ट करता है वो एक जुल्म और गुनाह अजीम है और वो शख्स जहन्नम की आग में जलेगा। मेरा ये ईमान कि किसी को आप जबरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकते, बल्कि आपको उसको ऐसा प्रोटेक्शन देना चाहिए कि वो हिंदू बेटी कि जब मदीना था तो मदीना में आग की इबादत करने वाले, मदीना में क्रिश्चियन, मदीना में यहूदी, मदीना में तमाम तरह के लादीन तक लोग रहते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके साथ कोई ममानियत नहीं थी कि आप उनके साथ। हजरत अली अलैहिस्सलाम जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे वो खुद एक यहूदी के पास नौकरी करते थे। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो लेकिन फिर भी सबके बावजूद भाई पाकिस्तान में हिंदू आबादी बहुत कम है और ये मियां मिट्ठू डॉक्टर साहब मैंने भी कहा है कि मैं उसको किसी तरीके से तायीद नहीं कर सकता, नंबर एक। नंबर टू कि मैं खुद जो भी आप मुझे किरदार के मैं उसके लिए अदा करने के लिए तैयार हूं कि जी हुकूमत को फुल प्रोटेक्शन देनी चाहिए, लेकिन साथ ये मतलब से घिनौने चक्कर है ना इंसानों के, मैं इसमें ना किसी हिंदू को शामिल कर रहा हूं ना किसी और को, लेकिन इंसानों के ऐसे घिनौने चक्कर है कि जब आप खोजते खोजते जाएंगे तो पता चलेगा कि पीछे फंडिंग कोई ऐसा करा रहा है कि जो सिर्फ इसलिए चंद हिंदू बेटियों को तबाह बर्बाद करवा रहे हैं कि जी वो इससे कोई सियासी मकसद या किसी के ऊपर। बहरहाल उसको मैं छोड़ता हूं। फिर अभी लिटरेसी रेट की उन्होंने बात की, ठीक है, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट डॉक्टर साहब 62 पॉइंट कुछ परसेंट है इस टाइम पे, हिंदुस्तान का 72% है। लिटरेसी रेट में हम आपसे पीछे हैं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अपना लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहिए। जो बात सही है वो बात सही है, मेरा इस पर कोई इनकार नहीं। और दूसरा इसमें खवातीन के लिटरेसी रेट को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 70s में बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन उसके बाद जब हम शिकार हुए इस जंग के जो रूस के साथ या यूएसएसआर साहब का यूएसएसआर के साथ हमने लड़ी, तो वहां से पाकिस्तान पटड़ी से नीचे उतरा और ये लिटरेसी रेट भी तबाह हो गया और ये जो खवातीन का स्पेशली मामला है वो भी सारा जो है उसी की नजर हो गया। वरना अदरवाइज 70s में पाकिस्तान, ये 60s में जैकलिन केनेडी जो मशहूर फैशन तरीन खातून थी, वो मशहूर तरीन प्रेसिडेंट केनेडी की वाइफ थी, उन्होंने पीआईए की फ्लाइट ली थी न्यूयॉर्क से लंदन, इसलिए कि उन्होंने कहा कि जी बड़ी ही स्टाइलिश एयर होस्टेसेस हैं, रिबाहा भी इतनी स्टाइलिश नहीं है जितनी स्टाइलिश एयर होस्टेसेस उस जमाने की थी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ रिबाहा कि जी आप जरा उनके फैशन को देखो और फिर आप समझो कि जनाब फैशन की क्या महराज, क्या हेयर स्टाइल्स, क्या वो ग्लव्स और ये सारा कुछ, ये पाकिस्तान ऐसे ही था। और इस पर अगर वीडियो देखनी है तो बेशक मेरे चैनल पे एक पड़ेगी। तो ये डॉक्टर साहब जो लिटरेसी रेट है, लेकिन पॉवर्टी में डॉक्टर साहब आप भले हमें कहें भीख मंगा, भले आप कहें कि जी कटोरे लेके जाते हैं, भले आप सब कुछ कहें, लेकिन भाई मैं नहीं कहता, प्लीज हाँ नहीं वो ठीक है। पाकिस्तान पे इकोनॉमिकली इस टाइम पे बड़ा टफ टाइम है। ये 2-3 साल पहले तो पटाखा बच गया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से जाके गवर्नमेंट ने उस पटाखे को बजने से बचाया और पाकिस्तान ने एक मिरेकल है, अभी ये इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आनी है कि पाकिस्तान ने कैसे उससे रिवाइव किया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम उससे बच तो गए हैं, लेकिन जाहिर है कि जब आप खड्डे में गाड़ी ले जाएं तो फिर खड्डे से वापस गाड़ी अभी रोड पे लाते लाते जो टाइम, तो रोड पे गाड़ी आ गई है, अब उसको जरा साफ सुफ करके चलाना है, तो देखें कि जी वो कैसे आगे की तरफ भागती है। लेकिन वो है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर साहब एक्सट्रीम पॉवर्टी में पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है। बड़ी अदब के साथ, मुझे कोई खुशी नहीं है कि अगर इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी है, लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी में हिंदुस्तान जो है वो अलग, अगरचे ये पिछले 10-15 साल में, और इसका भी क्रेडिट जाता है मनमोहन सिंह साहब को कि उन्होंने ऐसी बुनियादें खड़ी की कि हिंदुस्तान जो है वो इकोनॉमिक यूनाइटेड नेशन और आईएमएफ ने धन्यवाद दिया है। सबसे ज्यादा गरीबी से निकालने का काम, गरीबी की रेखा से लोगों को निकालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें मुसलमान सबसे ज्यादा है, ये बात याद रखिएगा। वो डॉक्टर जो असल में ना, अभी मैं बाबा बनता जा रहा हूं, तो जब आप बाबे बन जाते हैं ना तो आपको किसी पे भी एतबार नहीं रहता। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा मोदी साहब को शाबाशी किसी वजह से दे रही होगी, हकीकत में ये शाबाशी जो है वो शी जिनपिंग की बनती है मेरे हिसाब से। नोबेल प्राइज भी शी जिनपिंग, बाबे पाकिस्तानी तो हमेशा ही चाइना की सारी शाबाशी कर रहे हैं, चाइना जी बढ़िया। डॉक्टर साहब यहाँ पे बिल्कुल अनबायस बात कर रहा हूँ, कोई चचा ताया नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत ये है कि शी जिनपिंग ने जो तरक्की दी है चाइना को वो फिनोमिनल है। और इसी के ऊपर मैं बात करना चाहता था। चाइना इज अ बबल व्हिच इज बर्स्टिंग। आप देखते रहिएगा, चाइना रियल नहीं है।
डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों की मन शामिल नहीं है। दबा डॉक्टर साहब, मैं आपकी इस चीज को बड़ा पसंद करता हूं कि जो भी आप कुछ पीते हैं उससे बबल शबल और इस तरह की चीजें मैं तो आपको पी नजर रहा हूं, आती मगर हैं। आप जो अफगान वाला माल फूंक रहे हैं, चूंकि आप तो फौज में भी हैं, आराम से मिल जाता है वो, उसका मैं भी दीवाना हूँ। आप हमारे बाजू में दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रियां डॉक्टर साहब, कुछ आपको चाहिए हो तो आप बेशक मुझे बता सकते हैं। आपको तो वैसे ही मिल जाता होगा नजराने के तौर पे, वो माल तो ये मुझे कहना पड़ेगा। ये नजराने का आपने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। तो वो देखें, जो भी आप पी रहे हैं उससे जो बबल्स आपको नजर आते हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन डॉक्टर साहब सिस्टम्स हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। मैं कैपिटलिज्म का बड़ा कायल था और मैं इसको देखता रहा, फिर उसके बाद मैंने ये मार्क्सिज्म को थोड़ा बहुत देखा, और उसके बाद ये जो चाइना की डेवलपमेंट है इसके ऊपर देखें ना डॉक्टर साहब, कितनी आप पाकिस्तान को जो मर्जी है कर लें, लेकिन हम चाइना का छापा अभी तक नहीं लगा सके। हमें चाहिए कि हम चाइना का छापा लगाएं, लेकिन 12 डॉक्टर साहब लोगों को आजादी देके स्वतंत्रता देके उनको आप डेवलप कर रहे हो, इसकी कीमत नहीं लगा सकते। चाइना के लोगों ने जितना माओ ने मारा चाइनीजों को, किसी ने नहीं मारा। डोंट से जो इंडिया ने अचीव किया, फर्स्ट ग्रेड है, अफगानी है, फ्री में मिला हुआ है, तो वो तो स्पेसिमेन तो और भी बेहतर वाला आपको दिया जाता है। आपकी मूंछों का भी कमाल है, आइटम है वो अनब्लेमिश्ड है। लेकिन आप सुन लें मेजर साहब, भारत ने स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी, फ्रीडम सब दे करके लोगों को यहां तक लाया है। इंडिया इज आप पिछले 2000 साल का खाली OECD का रिपोर्ट पढ़ लीजिए। पिछले 2000 साल में दो ही इकोनॉमी दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी होती थी, इंडिया और चाइना, जिसमें कभी चाइना 25% होता था, कभी टुगेदर दे हैड 55% ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर साहब, ये मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, इस पे ये पायलट बना हुआ है। नजर आ रही है और तो कुछ नहीं नजर आ रहा। नहीं, ये आपको मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही? नहीं, अभी कुछ आ रहा है। ये जो पायलट नजर आ रहा है, हाँ, ये पायलट नजर आ रहा है, बहरी कजाक इसको कहते हैं। ये ना डॉक्टर साहब, मैं ये जो आप बात कर रहे हैं ना, उससे मुझे ख्याल है कि डॉक्टर साहब ना, उन्होंने पायलट की तरह कभी इधर वो काला वो पट्टी रखी होती है, हमको इंडिया में कभी वो इधर रख देते हैं। अभी सुने ना, अभी सुने, चाइना ने कमाल ये किया कि उन्होंने मार्क्सिज्म लिया लेनिन से, और वहां से लेने के बाद उन्होंने उसके साथ ब्लेंड कर दिया, जिस तरह वो कहते हैं ना फ्यूजन फूड्स, कि जी इसमें गुजराती भी है और उसके बाद जो है ना इसके अंदर यूपी का भी तड़का लगा दिया है, तो ये फ्यूजन हो गया जी दोनों का। तो इसी तरीके से चाइना ने वहां से लिया ये जो मार्क्सिज्म के सब बराबर है, सबका ये वो सब कुछ स्टेट का, और साथ बीच में कैपिटलिज्म डाला। और देखिए क्या हैरत अंगेज मॉडल बनाया है कि अब अमेरिका, बर्तानिया, मगरब, यूरोप ये कह रहे हैं कि देखो जी हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बड़ी बहसें होती हैं, डेमोक्रेसी के अंदर फैसला ही नहीं हो सकता। चाइना में चूंकि एक पार्टी है, चाइना को सपोर्ट कर लीजिए, सारा कंट्रोल है। सुन लेना, एक पार्टी के पास एक पार्टी चले गए, अब वो जेल में है मेजर साहब। ये जिस वो सीपे की आपको खाएगा। और ये सुन लीजिए, जिस अमेरिका को गालियां दे रहे हैं ना आप, उसी की टैंकें, उसी की बारूद, उसी के पैसे ने आपको 60 साल जिंदा रखा है। आज भी आप IMF में उसी के पैसे पे जाते हो, बेचारे मांगते नहीं है। इन्वेस्ट को बेचारे, आए हाय डॉक्टर साहब, कुछ बहुत ही भड़कीला पीते हैं आपके अमेरिका को बेचारे। मैंने कहा ना, वो जो पायलट वाली आंख है ना, कभी इधर इधर से शिफ्ट की इधर। भाई देखे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, दोनों आंखें बंद कर रखी हैं और गजब चाइना का चश्मा लगा हुआ है यार। मैं कह रहा हूँ जी, दिबाज जी, अगली बार मैं आऊंगा तो नी हाउ मा बोलूंगा भाई मेजर साहब को, बिकॉज नी हाउ मा है भाई। ऐसी दीवानगी वो तो मैंने देखी। मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि आपने कार्ल मार्क्स को जो है ना वो रगड़ दिया। कार्ल मार्क्स एक अच्छा आदमी था, उसने मेजर साहब आप सुन लीजिए, अमेरिका में इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सेंटेंस कहूंगा, आप मुझे टिकटॉक वाला कह लें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह लें, या आप मुझे कह लें ये टेलीग्राम यूनिवर्सिटी,
लेकिन मेरी जैसी एबिलिटी लेके पैदा होने वाले कार्ल मार्क्स जैसे लोगों से भी ऊपर होते हैं। ये बात आप जान रखिएगा। जो मार्क्स लिख रहा है, जिस थ्योरी को वो एक्सप्लेन करता है, उससे बेहतर थ्योरी देने की कैपेसिटी मैं रखता हूँ। आपसे मैं फ्री में बात कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे रिश्तेदार हैं, ये याद रखिए। नहीं सही है, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप कार्ल मार्क्स के भी मतलब उससे भी बेहतर लिखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन देखें, मैं जो आपको बात करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ, हाँ, कि मैं जो आपको बात, अब देखिए मैंने तो अपने अल्लाह से कह दिया, अब आप अपने भगवान से बात कर लीजिएगा। यही दिक्कत है, आप भी अल्लाह को मेरा देना जरूरी है कि अगर आप ये आपने अल्लाह को मेरा कह दिया है, तेरा अल्लाह मेरा भगवान, इसके चक्कर में ना आपने देखिए दो चीजें की मेजर साहब। एक तो क्योंकि आप आर्मी में हैं, मुझे पता है आपको सब फ्री में आ जाता है वहां पे, आप ये माल जो है उसको बंद कीजिए सबसे पहले। ये अच्छी किक देता है और रिश्तेदारी आपकी तोड़वा रहा है, ये गलत जगह जुड़वा रहा है, आपने गलत दरवाजा खटखटा देना है एक दिन जो है इसको फूंक करके। वो रिश्तेदार नहीं है आपके, जिसकी थंडर आप चला रहे हैं वो रिश्तेदार नहीं है। जो रिश्तेदार है आप उनको उनका दरवाजा ही नहीं खटखटा रहे हो। देखिए मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी दारू पी करके आया और उसने ना एक लड़की का घर खटखटाया, तो लड़की ने बोला तुम कौन हो? उसने, तो शर्म नहीं आ रही, अपने हस्बैंड को पहचान नहीं रहे हो तुम? तो बोला मेरा हस्बैंड तो अंदर सो रहा है। तब उसको समझ में आया कि उसने गलत लड़की का दरवाजा खटखटाया था। पाकिस्तान वही कर रहा है, वो बार बार गलत लड़की का दरवाजा खटखटा रहा है। आधा कंट्री आप दे चुके हैं, आधा और दे देंगे, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, अंत में आना घर पे पड़ेगा, रिश्तेदारी हमारी रहेगी। लेकिन ये जिनके रिश्तेदारी में आप जा रहे हैं ना, कल को आप बोलेंगे यार गलत लोगों से दोस्ती कर लिए थे मिश्रा जी, आपकी बात काश हम उस समय समझ गए होते। इसलिए अफगानिस्तान वाला माल प्लीज बंद कर दें। आई नो यू हैव एक्सेस, मगर प्लीज। और वो अब तो देखे ना, यहाँ पे मतलब ग्लोबल वर्ल्ड है, हर चीज हर जगह पे दस्तयाब है। नहीं, हमारे आप एक तो यार आप हर चीज हमारे मत पे पढ़ दे रहे हो यार। जो भी आपको मिल रहा है आपने मेरे नाम पे पढ़ देना उसको, हमारे यहाँ नहीं मिल रही है हर चीज यार। मेजर साहब कैसी बातें नहीं, वो देखिए वो अभी आपकी हुस्न अदा है कि आप, वही मैंने कहा ना कि आप जब अपनी ऐनक से देखते हैं तो आपको अपने पास सब कुछ अच्छा लगता है। तो मैं ये कह रहा था कि जो चाइना ने कमाल किया वो ये किया कि जी मार्क्सिज्म को और कैपिटलिज्म को जमा करके उन्होंने जो हैरत अंगेज तरक्की देनी थी वो दे दी। और मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि मगरिब की ये बड़ी ज्यादती है कि वो शी जिनपिंग को कभी नोबेल प्राइज की और इस लिस्ट में शामिल नहीं करता। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं बागा हो गया हूँ तो वैसे वैसे मुझे अब इन इदारों के ऊपर, इनकी बातों के ऊपर कोई खास एतबार नहीं होता। मैं हर चीज को शक की निगाह से देखता हूँ कि उन्होंने ये क्यों कहा है। तो वो जो मोदी जी को वो भड़का रहे हैं ना कि जी उठो, खड़े हो अपने कदमों में, हम तुम्हारे साथ हैं, तो यही वो जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं कि जो बड़े ही वेल रिस्पेक्टेड डिप्लोमेट हैं, लावरोव साहब, उन्होंने यही कहा था हिंदुस्तान को कि भाई जरा ख्याल रखना, मगरब के मशवरों में मत चलना, मारे जाओगे। तो बहरहाल देखे डॉक्टर साहब, आप ये एक बात कहते हैं पाकिस्तान बने हो 70 साल पहले, हम भारत बने हैं हजारों साल पहले। ऐसे कितने वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये तो मुद्दा खत्म नहीं होगा, लेकिन अभी फिर 1 घंटा हो गया बाहर के प्रोग्राम का, बहुत जरूरी है, सुन लीजिए। ऐसे कितने वेस्टर्न सिविलाइजेशन आए और चले गए। भारत है, भारत रहेगा। वो एक बात जरूर है कि कुछ समय के लिए आप अपनी रास्तों से भटक जाते हो, कुछ आपको आपकी करनी की सजा भी मिलती है, एवरीथिंग डन एंड डस्टेड, लेकिन भारत रहा है, भारत रहेगा। आज आप गाली दे रहे हो वेस्ट को ना, यही समझाता है कि भारत है और भारत रहेगा। नहीं, गाली नहीं दे रहे, हम तो कह रहे हैं कमाल के लोग हैं। तो ठीक है ना जी, आप सबको कमाल का, आपके फिलोसोफर लेते हो आप ग्रीस से, और वेस्ट को आप गालियां दे रहे हो, माल आप उड़ा रहे हो यार। आज के प्रोग्राम में चूंकि अभी आप एक हैप्पी मूड में हैं, एक चुटकुला सुन लीजिए। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी जो था वो अपने गर्लफ्रेंड के घर पे गया, और जैसे ही वो उसके साथ कुछ बातें करने वाला था, उसका दूसरा वाला बॉयफ्रेंड आ गया। उसने कहा तुम छुप जाओ, ये जो है मेरा पुराना वाला बॉयफ्रेंड है, मुझसे मिलना है। तो उसके बाद वो उससे बोला कि, उसका पुराना वाला बॉयफ्रेंड बोला कि यार मैं तुम्हें ना एक एसी ला के देना चाहता हूँ। बोला नहीं जी, मुझे रघु ला के दे देगा। तो बोला यार भगवान ठीक है। फिर वो बोला कि मैं तुम्हें कार ला के देता हूँ। बोलता नहीं, वो भी प्रभु ला के देगा। उसने कहा कि जी मैं तुम्हें ना जेवरात ला के देता हूँ। उसने कहा नहीं जी, वो भी प्रभु ला के देगा। तो उसने में ना पुराना वाला बॉयफ्रेंड बाहर आ गया दरवाजे। उसने कहा सब मैं ला के दूंगा तो ये क्या करेगा।
पॉइंट वही हो रही है आपकी कि आपने सारा कुछ चाइना को दे दिया है। चाइना एक दिन आपको वो सबक सिखाएगा कि आप याद रखेंगे वो किसी के नहीं है। जो अपने लोगों को मार दे, अपने लोगों को माओ ने मारा था, वो आपका सगा नहीं होगा। वो आपकी आइडियोलॉजी को मेंटल बीमारी बताते वो कहते हैं इस्लाम इज अ मेंटल डिजीज, और वो आपकी मॉस्क को टॉयलेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। पूछ लीजिएगा, आप ये कि यहाँ के बच्चों ने पब्लिक रिएक्शन में दिखाया है। मत कीजिए, इस्लाम को गले से लगाते हैं, हम तो इस्लाम को गले से लगाते हैं। हम आपके जितने अरब के वो लोग हैं उनको गले से लगाते हैं। हमारी किसी रिलीजन से कोई दुश्मनी नहीं है, हम हर रिलीजन का सम्मान करते हैं क्योंकि यही हमारी पहचान है। ये लोग मॉरलिटी लेस हैं, ये अधर्मी लोग हैं क्योंकि इनका कोई मॉरल नहीं है। सिर्फ पैसे को मॉरल बनाने वाले लोग एक दिन बहुत बुरी मौत मरते हैं, ये बात याद रखिएगा। हम मोरालिटी वाले लोग हैं, हम पैसा भी कमाते हैं तो जिसे कहते हैं कि नीति से पैसा कमाते हैं, ऐसा वैसा पैसा हम नहीं कमाते। और आज हम दुनिया का सबसे ज्यादा आईफोन बनाने वाला कंट्री भारत हो गया है, और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि आईफोन मत बनाओ भारत में। ये हमने करके दिखा दिया। रिश्तेदार सही चुनिए, दोस्त जो है वो माल फूंक के बनाइए। ओके, एक रिबाहा यह है कि डॉक्टर साहब को ये नजर नहीं आएगा कि ये बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस थे कि जिन्होंने 2 सदियां, सेंचुरी ऑफ शेम कहते हैं चाइना में इसको, कि उन्होंने उनको अफ्यून के ऊपर और जंगें की कि अफ्यून पियो। और माओजे तंग एक अजीम आदमी था कि वो एक जगह से खड़ा हुआ, और बिल्कुल मैं मानता हूं जी, और इसलिए कि उसने अपनी कौम को उस जिसको वो शर्म की सेंचुरी कहते हैं, कि जब वो मजबूर हो गए, जब वो जो है ना अफ्यून का शिकार हो गए, ओपीएम का, कि वो पूरी उनकी नस्लें तबाह हो गई। और देखें डॉक्टर साहब को शी जिनपिंग की प्यार तो यही कमाल नजर नहीं आता। बहुत नहीं सुनना चाह रहे हमने, डॉक्टर साहब तो कह रहे थे अफीमची थे साले बर्बाद ठीक किया भाई। डॉक्टर साहब सुन लेना, अब मेरी भी बात सुन लेना, मेरी भी बात सुन। वो जो आपका सप्लायर है उसका नंबर दीजिएगा जरा, मैं देता हूँ, सुने। तो वो रिबाहा 1 अरब लोगों को शी जिनपिंग ने जो है गुर्बत से निकाल के चाइना को इस टाइम पे दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बना दिया है। वो डॉक्टर साहब को नजर नहीं आएगा। तो बहरहाल मैं ये समझता हूं कि आज के प्रोग्राम में कम से कम डॉक्टर साहब को ये पता चल गया होगा कि ग्रूमिंग गैंग्स का पाकिस्तान से या पाकिस्तानी बेस्ड ब्रिटिश पाकिस्तानी आपको पता चल गया होगा कि ग्रूमिंग गैंग मुझे खुशी है इस बात की कि डॉक्टर साहब इस बात पे आ गए। वो माल वाले का इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन भले बरतानिया कराए ना कराए वो जाने उनका काम, लेकिन मैं ये कहूँगा स्टारमर काहे डर रहे हैं भाई, करवा ले, क्यों नहीं करवा ले? मैं ये कह रहा हूँ कि स्टारमर पाकिस्तानी तो नहीं है ना जी। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ रिबाहा के आखिर में कम्युनिस्ट है ना वो, तो आखिर में रिबाहा ये है कि डॉक्टर साहब चूंकि बार बार कभी किसी गर्लफ्रेंड का कभी किसी बीवी का वो ले रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने प्रोग्राम के जरिए जितनी भी ये जो कोई लड़कियां हैं कि जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, तो मैं उनको कहूंगा कि वो जरूर डॉक्टर साहब को जो है वो क्या कहते हैं अच्छे पैगाम कोई जो है ना मतलब खुशी के पैगाम भेजें, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो एक ऐलान करते फिर रहे हैं कि भाइयों जो है एक अच्छा कि ये मेरा यहाँ साथ नीचे जो गालियां पड़ेंगी उसमें इन्होंने क्यों डॉक्टर साहब इस दौर में पढ़ा लिखा डॉक्टर किसी को मिल जाए इसको और क्या चाहिए? उसको पढ़े लिखे बिजनेस जो छोटी मोटी चीजें पी के खुश हो जाता है और उसके बाद बुलबुलें देखता है। छोटी मोटी से ना बड़ी वाली को जाना चाहता हूँ, वो जो आप पूछ रहे वहां जाना चाहता हूँ, उसका नंबर तो दे दीजिए। वो क्या नंबर है? +971 क्या लिखूं मैं? बस ये नहीं 971 आपके तरफ जा रहे हैं, खुद भी मरेंगे और मुझे भी मरवाएंगे। नहीं क्या है कोड ही नहीं पता, कंट्री कोड क्या है? नहीं वही मैं देखा ना, ये है आप लोगों को कोड पता नहीं होते, फिर आप किसी कहीं और मिला देते हैं, बाद में फिर कहते हैं कोड में बात नहीं करते भाई, हम लोग ओपन आदमी है भाई, ये कोड का काम आपका, हम तो कह रहे हैं। देखिए एक बात हमने सीखी कि मैं छोटा मोटा पी रहा हूँ, मेजर साहब कुछ बड़ा टाइप का फूक रहे हैं, उस लेवल पे मुझे आना है, इसलिए नंबर तो मुझे आज नहीं तो कल चाहिए होगा मेजर साहब, लेकिन क्वालिटी अच्छी है वो, आई मस्ट से दैट। हाँ डॉक्टर देखिए नजराने में
जो कोई खलूस से पेश कर रहा है उसमें और जो आप माल खरीद रहे हैं उसमें कोई फर्क तो होगा। हाँ नहीं, ये तो है, वो खलूसियत तो होगी। आपको तो सबसे जिसे कहते हैं बेस्ट प्रिस्टीन माल मिलता होगा। अरे बात तो तुम्हारा वही भी कोई काम है। अभी वो डॉक्टर साहब असल में वो बार बार एक ही बात किए जाएंगे, जब ये आप पी लेना तो फिर उसके बाद अब एक ही तरह की बातें सर मैंने कहा करते बहुत जाते हैं। ज्यादा अच्छा, लेकिन अहम ये बात जो चल रही है। पूछ रहे हैं, ये उसको बोलने नहीं देंगे मुझे, आप समझ रहे हैं ना। नहीं मेजर नहीं साहब, मुझे नंबर चाहिए। रिवाज जी, आप मेजर साहब से नंबर, हो सकता है कि हम लोग इसमें ना दे पाए, नहीं नंबर नहीं लेके बहुत मैंने ज्यादा मैं आपको इम्पोर्टेंट बात चल रही नंबर थी क्या तो है, इस पे डिलीवरी पहुंचाएंगे सर, डिलीवरी विद डिलीवरी। यही हाँ डर है हमें, यही हम डर है एक कि आप साथ बहुत पहुंचा देंगे करते हैं। भैया, आप ना पहुंचाए, आप बख्श दे, हमें कह रहे डिलीवरी पहुंचा देंगे, वो भी ऑनलाइन। यार बताइए, वैसे ही यहाँ पे आफत पड़ी हुई है। अरे भाई मैनेजर साहब मजाक कर रहे थे, कभी आपने पहुंचवा ही दिया तो। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।